मॉर्निंग छात्रों, मैं व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। और ये लाइक सब्सक्राइब वाला वीडियो है ही नहीं, आप जानते हैं, ये आप लोगों के लिए पर्सनल है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, तो सुन लिया करिए ज़रूर और पेज को देख लिया करिए। पेज से सुनने से मैं 10 मिनट में ही कवर कर रहा हूँ हर पेज को, हर पेपर को। तो तरंग और ध्वनि हम लोगों ने कक्षा 11 का ख़त्म कर लिया है 4 चैप्टर। अब ये 12 से तरंग और ध्वनि के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, ताकि 5 पेपर हैं, 5 ठो ख़त्म हो जाएं। सामान्य आधारित विषय जून में ख़त्म हो ही चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर सिलेबस क्या है पहले हमारा। तो सिलेबस में हमें दिखाई दे रहा है कि तरंग, गति एवं ध्वनि का सिद्धांत यहाँ है, जिसमें कि व्यावसायिक परिचय तो हमने आपको उसमें दे ही दिया है, औजार वगैरह के बारे में, अग्नि से सुरक्षा, तो ये चैप्टर बताना नहीं है। सेकंड चैप्टर आते हैं तरंग का अध्यारोपण। तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यही व्यतिकरण, और आपको हमने बताया था कि व्यतिकरण यहाँ हम आपको बताएंगे, और विवर्तन, फिर उसके बाद है विस्पंद है, यही मेन चीज़ है इसके। विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, विस्पंद क्या है, और व्यतिकरण विस्पंद में अंतर क्या है, और इसके अंदर जो सवाल होते हैं, अप्रगामी तरंग क्या है, इसे क्या, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट और सवाल आता है कि कुंडली का आप व्याख्या कर दीजिए, या मिल्डी का प्रयोग का व्याख्या कर दीजिए, इस चैप्टर से ज़रूर पूछता है। और अप्रगामी तरंग क्या है, अब इनका जो है मूल स्वर क्या है, और ये इसके अंदर का सवाल है। और मुश्किल से ये डॉपलर, ये आखिरी चैप्टर है, मतलब 5 ही चैप्टर इसमें आपका हैं, व्यावसायिक परिचय को छोड़ दे तो। डॉपलर का प्रभाव वही, रेलवे स्टेशन पे आप खड़े होते हैं तो जब ट्रेन आपके पास आती है तो ध्वनि तेज़ सुनाई देती है, दूर जाती है तो ध्वनि कम सुनाई देती है। तो ये आवृत्तियों का एक तरह से अंतर होता है, चाल का नहीं, आवाज़ का नहीं, आवृत्ति का अंतर होता है। तो उसी चीज़ को डॉपलर साहब ने पकड़ा, तो और ये बताया, समझाया। तो ये भी सवाल पूछता है डॉपलर इफेक्ट क्या है। तो वही, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाइए, आभासी आवृत्ति आपको सुनाई देगी, चाहे ट्रेन आए, आप स्थिर रहें, आप चलें, मतलब दोनों में कोई दौड़े या दोनों स्थिर रहें, एक का गतिमान, एक का स्थिर रहना है, और चाहे दोनों गतिमान हो, तो ऐसी दशा में जो हमें आभासी आवृत्ति मिलती है, वही डॉपलर का सिद्धांत है। इसी में विश्व प्रसार सिद्धांत, थोड़ा बिग बैंग थ्योरी को भी बताया है, और यहीं आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका ये। आइए देखते हैं पहले चैप्टर में हमारा क्या है, तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत, जिसमें कि तरंगों का अध्यारोपण हम देखेंगे। और ये तो अर्थिंग वाला हम लोगों ने पहले भी पेपर 1 में पढ़ लिया है कि चोट लगने पर सांस उस कैसे दी जाती है। और इसमें हम तरंगों का अध्यारोपण को देखते हैं। छोटा सा चैप्टर है, अगर एक में ख़त्म हो जाएगा तो, नहीं तो एक वीडियो में ही ख़त्म। तो अध्यारोपण क्या है, अध्यारोपण क्या है, जब 2 या 2 से अधिक प्रगामी तरंग एक ही माध्यम में, परंतु एक दूसरे के गति को अगर वो प्रभावित ना करें, और जब चलती हैं एक साथ किसी माध्यम में, तो प्रत्येक कण का विस्थापन किसी भी क्षण दोनों के अलग अलग विस्थापन के, जो भी दोनों कण हैं उनके अलग अलग जो विस्थापन हो रहे हैं, उनके वेक्टर योग के बराबर होता है। बस इतना ही कहना है कि 2 से अधिक प्रगामी तरंग अगर किसी माध्यम में चल रही हैं और दूसरे की गति को प्रभावित भी नहीं कर रही हैं, तो किसी भी माध्यम में तो माध्यम के प्रत्येक कण का, मतलब प्रत्येक कण माध्यम का किसी विस्थापन पर, किसी कण के विस्थापन पर, तो उसमें दोनों के अलग अलग विस्थापन के सदिश योग, कण के सदिश योग के बराबर होता है। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। और इसमें ये सिद्धांत लगभग सभी तरंगों में, यांत्रिक तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए सत्य है, लेकिन शर्त यही है कि उसका आयाम अधिक ना हो। और लेजर और प्रघाती तरंग के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत नहीं होता, क्योंकि इसका आयाम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक छोटा सवाल 1 नंबर का पूछ सकता है। अध्यारोपण के प्रकार क्या हैं, वही 3 चैप्टर हैं आपके। व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, विस्पंद क्या है। तो व्यतिकरण क्या है, व्यतिकरण भी आप आसानी से समझ जाएंगे। 2 तरंगों में होता है व्यतिकरण, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे एक ही दिशा में, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगे एक ही दिशा में हैं, तो उनके अध्यारोपण में कुछ बिंदुओं पर परिणामी जो तीव्रता होगी वो अलग अलग होगी। तो परिणामी तीव्रता पर कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक पाई जाएगी,
तो अधिक जब पाई जाएगी या कुछ पे कम पाई जाएगी, तो इस घटना को, जो परिणामी तीव्रता है तरंगों की अलग अलग बिंदुओं पर जो अधिक और कम पाई जाती हैं, तो इस घटना को हम तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। और जहाँ अधिक होती है इसको जब परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से, परिणामी तीव्रता जो होती है आपकी दोनों तरंगों की जो तीव्रता से योग उनका करिए, और जब वो जब परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रता के योग से, मतलब परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता है उससे अधिक होगी तो समपोषी होगी, और जब कम होगी तो विनाशी होगी। एक लाइन में समपोषी और विनाशी। तो जब परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता से अधिक होगी तो समपोषी, और कम होगी तो विनाशी। अब समपोषी के लिए आवश्यक शर्त क्या है पूछ लेता है, तो दोनों तरंगों के बीच कालांतर शून्य होना चाहिए और पथांतर भी शून्य होना चाहिए समपोषी व्यतिकरण के लिए। विनाशी के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि दोनों तरंगों के बीच कालांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए, दोनों तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंग λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए, या पहले वाले को आप कह सकते हैं तरंग विपरीत कला में होनी चाहिए, ये भी कह सकते हैं। तो ये अक्सर पूछ देता है कि विवर्तन क्या है, विनाशी व्यतिकरण ये क्या है, इनकी शर्त बताइए। तो ये याद रखिए आप, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रकाश तरंग में भी विवर्तन होता, व्यतिकरण होता है। यदि समान व्यतिकरण तो आपको समझ में आ ही गया होगा, परिणामी तीव्रता जब अधिक होती है तो इसी को हम अलग अलग होती हैं तो इसी घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। तो यदि समान आवृत्ति समान आयाम की दो प्रकाश तरंग हैं जो एक ही स्रोत से निकल रही हैं और एक ही दिशा में चल रही हैं, तो उन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं से भिन्न होती हैं। तो अब यहाँ भिन्न हो जा रही हैं अलग अलग परिणामी तीव्रता। तो जहाँ अधिकतम होंगी वहाँ जो है आपको प्रकाश दिखाई देगा, दीप्तिमान होगा, और जहाँ पर कम होंगी वहाँ पर प्रकाश शून्य होगा। तो यंग साहब ने 1821 में इस प्रयोग को किया, और एक प्रकाश सोर्स, यहाँ देखिए चित्र आसान है, बनाया और दो सोर्स में छेद किया, और यहाँ से फिर यहाँ पर इन्होंने इस दो क्षेत्रों से S1 S2 से इसको पास किया। पास करके देखा कुछ इधर मुड़ गई, कुछ ऐसे चली गई, कुछ ऐसे चली गई। तो ये पट्टी है आपकी, इस पट्टी पर देखा उन्होंने तो कुछ बिंदुओं पर ये जो D है ये दीप्त है, मतलब अदीप्त है, दिखाई नहीं दे रही है, और ये जो गोला है ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ परिणामी तीव्रता न्यूनतम है जहाँ नहीं दिख रहा है, और जहाँ परिणामी तीव्रता जो है तरंगों की तीव्रता जो है अधिक है वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये यंग का प्रयोग आपसे पूछ लेता है, तरंगों का व्यतिकरण क्या है, यंग के प्रयोग को समझाइए, ये चित्र बना के समझा दीजिए, यही है आपका। फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज यंग ने जो है दो क्रमागत दीप्त अथवा क्रमागत अदीप्त जो है पट्टियाँ जो है जो आपको दिखाया पीछे हमने, तो उनके बीच की दूरी को उसने फ्रिंज चौड़ाई कहा, जैसे W से दिखाया ये। और ये W बराबर अक्सर पूछता है तो कैपिटल D स्मॉल λ/D। D जो होता है दो पर्दा एवं स्रोत की दूरी है, पर्दा और स्रोत की दूरी अभी हमने पीछे आपको दिखाया, ये दूरी, ये पर्दा और स्रोत की दूरी है आपकी, स्रोत से लेके जो आपका स्रोत है ये पर्दे की दूरी, ये D है। और स्मॉल d जो है आपका दो स्रोतों के बीच की दूरी है, S1 S2 जो आपका दो स्रोत है यहाँ दिखाई दे रहे हैं S1 S2, इनके बीच की दूरी D है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल D है। और लैम्डा तो आप जान ही रहे हैं तरंग दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य है एक साइकिल की दूरी, तो इसी को W=D λ/D कहा। और प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें क्या होनी चाहिए, ये अक्सर पूछ लेता है। दोनों प्रकाश कलाबद्ध होने चाहिए, नंबर 1। दोनों स्रोतों से प्रकाश की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगें एक दिशा में चलनी चाहिए, दोनों स्रोत प्रकाश के निकट होने चाहिए, ये आपका विशेषता है। चैप्टर ख़त्म होता है। देखिए I वाला सूत्र यहाँ भी है, I1 I2 बराबर A1/A2 तो स्क्वायर, तो मतलब अगर I1 दिया है तो आयाम आप करणी में डाल के निकाल सकते हैं। ये पीछे चैप्टर में मैंने आपको बताया है, यहाँ भी आपको मैं पेज पे दे रहा हूँ इसको, सवाल को। छोटे छोटे वही सिद्धांत हैं, व्यतिकरण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, समपोषी व्यतिकरण क्या है, इसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं, यही चीज़ आपको छोटा छोटा सवाल में दिया है। और सवाल जैसे दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है,
तो आयाम क्या होगा, तो आयाम इसी का वर्ग कर दीजिए। इस तरह से आयाम इसका वर्ग करके निकाल लेंगे हम। और भी सवाल होंगे इसके अंदर, और भी देख लेते हैं हम। और तरंगों के लंबा सवाल है, व्यतिकरण के सिद्धांत को बता दीजिए, व्यतिकरण क्या है, कितने प्रकार का होता है। मतलब 2 सवालों को एक साथ जोड़ देगा तो 3 पेज, मतलब वही आपका 3 पेज लिखना होगा, वरना 5 लाइन 10 लाइन यही आप हर पेज में लिखेंगे। और हर सवाल का उत्तर नए पेज से देंगे, भले वो 10 लाइन का हो, छोड़ दीजिए, उसी में मत लिखिए, क्योंकि वहाँ नंबर भी हम लोग को देना रहता है। तो इसलिए अगला पेज पे जाइए आप, अगला पेज, चाहे अ हो या ब हो या स हो या द हो, क्वेश्चन नंबर डाल के अ ब स करके अगला पेज, और हाशिया जरूर खींचिए, काला और नीला पेन लगाइए, कापी साफ रखिए। इस तरह से आप प्रश्न करेंगे और सारे प्रश्न करिए तो आपको नंबर निश्चित मिलना है। मैं छोटे छोटे टिप देता जा रहा हूँ। वीडियो 10 मिनट का हो गया। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।